नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। राम प्रसाद की 13वीं का रिव्यू। यह फिल्म रिलीज हो चुकी है और थिएटर में दिखाई जा रही है। हो सकता है कुछ समय के बाद या किसी OTT प्लेटफॉर्म पर भी आ जाए। इस फिल्म को जियो ने पेश किया है और इसकी डायरेक्टर और लेखिका सीमा पाहवा हैं। सीमा पाहवा को हमने पिछले दिनों काफ़ी ढेर सारी भूमिकाओं में देखा है, सराहा है और एक लंबी पारी उन्होंने खेली है अभिनेत्री के तौर पर। और अब उन्होंने निर्देशन में कदम रखा है। उनके निर्देशन के इस पहल को मनीष मुंद्रा ने सपोर्ट किया। उनकी कंपनी दृश्यम ने इसे पेश किया है जियो की मदद से। सबसे पहले तो मैं इस फिल्म के कलाकारों के सिर्फ नाम ले लेता हूं, जिनसे आपको अंदाज़ा लगेगा कि इस फिल्म में क्या क्या मुमकिन हुआ होगा। आप देखें कि इसमें मनोज पाहवा हैं, निनाद कामत हैं, विनय पाठक हैं, परमव्रत चटर्जी हैं, दीपिका अमीन हैं, सादिया सिद्दीकी हैं, अलका कौशल हैं, कोंकणा सेन शर्मा हैं, ब्रजेंद्र काला हैं, विनीत कुमार हैं, राजेंद्र गुप्ता हैं। इतने सारे कलाकार हैं। इन कलाकारों को आपने विभिन्न फिल्मों में सहयोगी भूमिकाओं में और छोटी मोटी भूमिकाओं में बार बार देखा होगा। वास्तव में ये सारे लोग कहीं ना कहीं रंगकर्म से जुड़े हुए लोग हैं और इन सभी का एक दिल्ली कनेक्शन भी है। और सीमा पाहवा भी वहीं से आती हैं और उनका एक थिएटर ग्रुप भी चलता है। उन्होंने अपने थिएटर ग्रुप के कलाकारों को बहुत सारी छोटी छोटी भूमिकाएं भी इस फिल्म में दी हैं। इस फिल्म की कहानी बहुत ही साधारण सी है। अमूमन अगर आप उत्तर भारत के हों और उत्तर भारत के किसी संयुक्त परिवार के सदस्य रहे हों तो इस फिल्म की कहानी से आप बहुत ही साक्ष्य महसूस करेंगे। ऐसा फील करेंगे कि ये तो आपके परिवार में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। परिवार का जब कोई बड़ा बुजुर्ग मरता है, देहांत होने के बाद जब परिवार के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जो शहरीकरण की प्रक्रिया के बाद अपने गांव और कस्बों और छोटे शहरों से निकलकर बड़े शहरों में आ चुके हैं या उसी राज्य के विभिन्न शहरों में काम करते हैं, और ऐसे लोग जब एक शादी में और मातम में अगर जमा होते हैं तो फिर वहाँ किस ढंग से पारिवारिक राजनीति चलती है, फैमिली पॉलिटिक्स चलती है और कैसे भेद खुलते हैं, कैसे एक दूसरे के बारे में पता चलता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जिनके बारे में अमूमन लोग जानते हैं लेकिन उसकी चर्चा नहीं करते हैं। संबंधों को भी हम एक नए तरीके से देख पाते हैं और यह भी महसूस कर पाते हैं कि जो संबंध इतने प्रगाढ़ होने चाहिए थे उनके बीच में कहीं दरार आ चुकी है, और क्यों आई है, कैसे आई है, उसमें एक बड़ी वजह पैसा भी बनता है। तो होता ये है कि राम प्रसाद जी का देहांत होता है। वे संगीत प्रेमी हैं, सुर के प्रेमी हैं और संगीत विद्यालय चलाते हैं। वहाँ वाद्य यंत्र भी ठीक किए जाते हैं और उनकी अचानक एक रात मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद से परिवार के सारे सदस्य वहाँ जमा होते हैं, जिनमें उनके चारों बेटे और बेटियाँ और बाकी पूरा परिवार जमा होता है, जिसका नाम दिया है उनकी बड़ी बेटी ने ही फ़ौज का नाम दिया है कि राम प्रसाद की फ़ौज खड़ी हो जाती है वहाँ पे। और सुप्रिया पाठक जो उनकी पत्नी हैं नसरुद्दीन शाह के, हाँ ये दो नाम मैं छूट गया बोलने से, नसरुद्दीन शाह और सुप्रिया पाठक, ये दोनों पति पत्नी हैं। वहाँ लोग पहुँचते हैं और शोक के इस माहौल में जब ज़रूरतें सामने उद्घाटित होते हैं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो इसी बात पर बहस होती है कि चौथा किया जाए कि 13वीं की जाए, श्राद्ध किया जाए या चौथा कर दिया जाए। 13वीं करने का मतलब कि 13 दिनों का शोक होता है। अभी कामकाजी दौर में और जहाँ सब कोई व्यस्त हैं वहाँ 13 दिनों का ये मातम माना जाता है कि जब कुछ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन माँ की इच्छा के अनुसार ये सब कुछ 13वीं के दिन तय किया जाता है और फिर उसके बाद सारी घटनाएं घटनी शुरू होती हैं। परेशानी तब ज़्यादा आती है जब पता चलता है कि पिताजी ने मरने के पहले लोन ले लिया था 10 लाख रुपए का, और फिर तहकीकात होती है कि वो लोन किसके लिए, कहाँ, किस मद में लिया गया। सारे भाई एक दूसरे पर शक करते हैं और संयोग से
राम प्रसाद की डायरी मिल जाती है, डायरी है, और उस डायरी में पूरा उल्लेख है कि उन्होंने किसको कितना कब लोन दिया और उसमें से कितना वापस आया है। जाहिर सी बात है कि सभी बेटों में से सब इस योग्य नहीं हैं, इतने समर्थ नहीं हैं, कुछ समर्थ हैं, कुछ असमर्थ हैं, और उन सभी के बीच में इस धन को लेकर के बंटवारा होने की बात आती है। और एक और समस्या उभर के आती है कि पिता की मृत्यु के बाद माँ किसके साथ रहेंगी, माँ को अपने साथ कौन रखेगा। फिर बहुओं की अपनी राजनीति चलती है। बहुओं में एक बहू जो सुषमा है, जो सबसे छोटी बहू है, जो बॉम्बे में रहती है और जो अभिनेत्री बनने का ख्वाब देखती है, उसको लेके बहुत सारी कानाफूसियाँ चलती हैं, ताने चलते हैं। और अमूमन ऐसे मध्यवर्गीय परिवारों में किसी महत्वाकांक्षी बहू, महत्वाकांक्षी लड़की की ज़्यादा आलोचना होती है, उस पर तीखी नज़र रहती है, वही सुषमा के साथ होता है। सुषमा की ख्वाहिशों को नज़रअंदाज किया जाता है और माना जाता है कि ये उसके नखरे हैं, ये उसकी बेवकूफ़ियाँ हैं, यह उसके शहरी होने का और थोड़े अलग किस्म के होने का कारण है। जबकि फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है और अपने क्लाइमैक्स की तरफ पहुंचती है, तो हम पाते हैं कि निर्देशक ने, खास करके सीमा पाहवा को मैं बधाई दूंगा इस बात की कि वो 2 स्टेटमेंट जो फिल्म में लास्ट में ले आती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार की हमदर्द बनी सारी महिलाएं और सारे पुरुष उस के सामने छोटे नज़र आते हैं जब छोटी बहू सुषमा अपनी सास को गले लगाती है और आश्वासन देती है। उसकी नज़रों में एक आश्वासन है। जब दोनों एक दूसरे को पलट कर देखते हैं, उनके बीच एक भरोसा पैदा होता है। यह भरोसा उस पढ़ी लिखी महत्वाकांक्षी लड़की की तरफ से उस सास के लिए है जो अब लगभग असहाय सी स्थिति में आ गई है। लेकिन सीमा उससे भी आगे बढ़ती हैं और हम देखते हैं फिल्म के अंत में कि माँ किसी के पास नहीं जाती है। वह अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करती हैं और वह संगीत विद्यालय फिर से चालू हो जाता है। वह किसी की मदद नहीं लेती हैं और अपने पाँव पे खड़ी होती हैं। यह उनकी दूसरी पारी है। वह समर्थ हैं, वह विधवा विलाप में नहीं जाती हैं, वह विधवा शोक में नहीं जाती हैं। वह अपनी नई ज़िंदगी शुरू करती हैं। पड़ोसी आने लगते हैं, बच्चे आने लगते हैं उनके यहाँ फिर से पढ़ने के लिए। तो बहुत ही पॉजिटिव किस्म की यह फिल्म है और देखी जानी चाहिए। और बहुत ही साधारण सी कहानी को उन्होंने असाधारण बना दिया है अपने निष्कर्षों से, अपने क्लाइमैक्स से। मैं सीमा पाहवा को बधाई देता हूँ और चाहूँगा कि वे फिर से एक नई फिल्म लेकर आएँ और अपनी बात कहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।